हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत दिनों बाद मैं आज डाल रही हूँ। सॉरी फॉर दिस डिले, बट मुझे थोड़े से काम थे इंपॉर्टेंट, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया आज के वीडियो में। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो आज का टॉपिक है दैट विल बी अबाउट द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में है। यस, मैंने आज पहले ही आप लोगों के लिए पीछे बोर्ड पर सब कुछ लिख के रखा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पहले यहाँ नोट डाउन कर दी है, ताकि आप लोगों को लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसके लिए ड्यूरिंग ऑल द वीडियोज़, जब मैं पीछे अपनी वीडियोज़ में से गो थ्रू हुई तो मुझे पता लगा कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों को। जैसे कि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रही हूँ, थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, तो आप लोगों को वो अपना स्पीड मैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसीलिए मैंने आज ये करा है कि मैंने पहले बोर्ड पर सारे की पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब इन की पॉइंट्स को धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, एक्सप्लेन होते चलेंगे। अगर इस मेथड से या इस चीज़ से आपको अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं या कोई आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ एंड आई विल अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर कमेंट्स, क्योंकि आपने कमेंट अगर किया है तो डेफिनेटली आपने मेरी वीडियो को देखा है, कहीं उसको समझा भी है और ध्यान से उसमें ऑब्जर्व भी करा है। एंड ऑब्वियसली यू आर माई वेल विशर ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज रिचुअल्स। अब आज की बात हम शुरू कर रहे हैं, आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? Yes, this is the important question. Who discovered the nucleus? Nucleus was observed by the Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, या यू कैन से रॉबर्ट ब्राउन इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब इसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद वेयर इट इज फाउंड इन द सेल, हम बात करते हैं पहले एनिमल सेल का। यस, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ किया है, दिस पिक्चर इज ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में एज यू कैन सी इन द डायग्राम, मैंने सेंट्रली इसको ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल्स में वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। एंड इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, वेयर डज इट लोकेटेड, वेयर डज इट प्रेजेंट? It is present in the plant cell at the periphery or towards the periphery of the cell. Why it is present towards the periphery? Because in plant cell there is a big vacuole which is centrally placed. वो centrally placed होती है। अब उसके सेंट्रली प्लेस होने की वजह से, किसके? वैक्यूल के सेंट्रली प्लेस होने की वजह से वो जितना भी हमारा सेंटर का साइटोप्लाज्म था और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था उसको वो साइड्स में पुश कर देगी। अब साइड्स में अगर वो पुश कर देती है इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, सो हमारा न्यूक्लियस की पोजीशन उस हिसाब से फिर कहाँ हुई? टुवर्ड्स द पेरिफ्री। क्लियर? सो ये आपको समझ में आ गया। एनिमल सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंट्रली प्लेस्ड होगा। एंड प्लांट सेल्स में हमारा टुवर्ड्स द पेरिफ्री होगा। यस बेटा, प्लीज नोट ऑल दीज की पॉइंट्स, क्योंकि जैसे ही हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तब एक डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस के लिए पॉइंट्स आपको इसी तरह से ही मिलेंगे कि प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में कहाँ होता है, कैसा होता है। ये सब चीज़ों के ऊपर ही आप एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब तक अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो हमने बहुत सारे की पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ भी लिए हैं। उनमें से मेन 2 तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट इज regarding the position of the nucleus and the second is the presence of cell wall and absence of cell wall. इसके बेसिस पर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब जिनमें प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे प्लांट सेल्स, और जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है उनको हम कहेंगे एनिमल सेल्स। तो इन दिस वे आप अभी भी डेमार्केट करने में या डिफरेंशिएट करने में अभी भी कैपेबल हो। सो इसी तरह से छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको ड्यूरिंग ऑल द वीडियोस मिलते रहेंगे और आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा।
अब इसके बाद बात आती है हमारी कि ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किसने किया, न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है सेल में। अब इसके बाद बात आती है हमारी कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब जब हमने एक मीन्स जब हमारे आप लोग बायोलैब्स में गए होंगे, रेगुलर विजिट होते होंगे आपके, तो आपने जब बायोलैब में गए होंगे आपने ऑब्जर्व किया होगा एक प्लांट सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एक एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन व्हाट डिड यू फाइंड कि एनिमल सेल्स के केस में एक छोटा सा डॉट है इन द सेंटर, डार्क कलर का है वो। जनरली जब भी हम किसी भी सेल को ऑब्जर्व करते हैं, अब जब हम मीन्स एट प्रेजेंट टाइम जब भी हम किसी भी सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सेल की ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस सेल को थोड़ा सा कलर दे देते हैं। अब वो कलर क्यों देते हैं हम, ताकि अंडर द माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन में हम स्टेनिंग नहीं करते हैं, लाइट में हम स्टेनिंग करते हैं। तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी स्लाइड को अपनी रखेंगे तो वहां पर वो स्लाइड पर जैसे ही लाइट फॉल करे तो वो उस कलर की वजह से हमें इल्यूमिनेशन हो और हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। इसीलिए हम कलर्स का या स्टेन्स का जनरली यूज करते हैं। अब हम जब ऑब्जर्व करेंगे एक एनिमल सेल को, वी विल फाउंड अ डार्क कलर्ड, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक डार्क कलर का सेंट्रली प्लेस्ड एक छोटा सा डॉट है, डार्क कलर का एक इस तरह से छोटा सा डॉट है हमारा सेल में। यही जो छोटा सा डॉट होगा दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब उसको हमने जब ऑब्जर्व करा प्लांट सेल को या एनिमल सेल को, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, देन वी फाउंड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। सो अब देखते हैं हम कि न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। दिस डायग्राम इज ऑफ अबाउट एनिमल सेल, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है। दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में सबसे पहले हमारा क्या आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एज अभी आपने ये देखा हो, ये अभी आप ऑब्जर्व मीन्स आपने डायग्राम में देखा हो, तो जो हमारा न्यूक्लियस है ये आपको इस तरह से दो मेम्ब्रेन्स में दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स हमारी किसकी है, न्यूक्लियस की बाउंड्री लाइन। सो यू कैन से कि न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन नेटवर्क और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये दोनों मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहेंगे, बाहर वाली मेम्ब्रेन को, यानी कि जो सेल में बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? जो बाहर की तरफ है उसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्लियर? द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड ऑल दीज थ्री आर नोन एज कैरियोथिका। ठीक है, ऑल दीज थ्री आर नोन एज कैरियोथिका। कैरियो माने न्यूक्लियस एंड थिका माने द कवरिंग्स। ठीक है, अब यहां से एक हमारा डिफरेंशिएशन जनरेट होता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं हमारी, उनके अंदर न्यूक्लियस इस तरह से डबल मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता, उसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये यूकैरियोटिक सेल का है। इस यूकैरियोटिक सेल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारी दो मेम्ब्रेन थी। सो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो, मींस ये हमारा कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। इनफैक्ट वहां पर दोनों ही मेम्ब्रेन्स हमारी एब्सेंट होती हैं। क्लियर? अब इसके बाद सॉरी, अब इसके बाद हम आप यहां देख रहे होगे डायग्राम में कि हमारी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स
दे बिकम कंटिन्यूअस एट सेवरल प्लेसेस, वो कुछ कुछ प्लेसेस पर एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस हो जाती हैं। जहां पर वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होती हैं वहीं पर ही हमारे इस तरह से बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। इस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। यस, सो न्यूक्लियर पोर हमारे यहां प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा हो गया। अब जैसे सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल हमने यहां देखा है, ये जैसे सेल के अंदर इस तरह से ये लिक्विड मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी इसी तरह से हमारा एक लिक्विड मटेरियल या लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बीच का स्पेस, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट कैरियोथिका। देन at several places these two membranes are continuous with each other and forming a small space. That small space is known as nuclear pore. After that there is a matrix filled in the nucleus which is known as nucleoplasm. अब जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस एक डार्कली स्टेन्ड था, ऐसे ही स्ट्रक्चर था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। यस, न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं हमारे। क्लियर? न्यूक्लियोलस इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यस, आफ्टर दैट देयर इज आपको यहां पर एक इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? यस, दिस इज नोन एज द क्रोमेटिन मटीरियल। ये हमारा क्या है? क्रोमेटिन मटीरियल। सो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये प्रेजेंट होता है एक सेल में ड्यूरिंग द इंटरफेज। ड्यूरिंग द इंटरफेज क्या होगा कि ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिलैक्सिंग एक स्टेज में प्रेजेंट रहता है। इंटरफेज हमारा वो फेज होता है जब दो सक्सेसिव डिविजन्स, यानी कि सपोज करो ये एक हमारी एनिमल सेल है, ठीक है, इसने एक बार डिवाइड होकर के दो सेल्स बना दिए। अब इन दोनों सेल्स ने जब आगे फर्दर डिवाइड करना है तो ये दोनों सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगी और फिर डिवाइड कर जाएंगी। तो इस डिवीजन और इस डिवीजन, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा that time period is known as the interphase. वो फेज होगा हमारा इंटरफेज। वो जो फेज होता है, इंटरफेज जो फेज होता है, ये बेसिकली हमारा सेल का सिंथेटिक फेज होता है, यानी सेल का सिंथेसिस फेज होता है, यानी कि सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए जितने भी हमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन्स जितने चाहिए हैं, डीएनए, आरएनए, जो भी हमें चाहिए है, वो सभी हमारा इसी फेज के दौरान बनता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज और द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल या ग्रोथ फेज ऑफ द सेल। That phase is known as interphase. जैसे ही इंटरफेज से सेल हमारे डिवीजन फेज यानी कि डिवीजन के लिए रेडी होती है, डिवीजन के लिए रेडी होते ही जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होता है, हमारा ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और बना देगा क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। यस, अब जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस तरह से कि अगर मैं दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है। अभी इसी को ही मैं अगर इस दोनों जॉइंट्स को, अगर दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यस, यहाँ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब अगर मैं इसको अगेन इस तरह से, ये ज्वाइन हो गए, अब मैं अगर इसको अगेन फिर से किसी तरह से ये जो बीच में हमारा है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो ये बीच में जो ये हमारा नोट वाला जो हिस्सा है, दिस नोट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। सी, दिस नोट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। सी, दिस वन इज द शेप ऑफ द
क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का शेप है। अब ये और ये बीच के हिस्से के बाद, यानी बीच में जो हमारा ये नॉट लगा है, इस नॉट के बाद जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला हिस्सा है, इनको हम कहते हैं दीज आर दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम। इस तरह से ये हमारे दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ये दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ टाई अप हो जाते हैं या एक नोट बना लेते हैं। उस नोट को हम कहेंगे सेंट्रोमियर। एंड द टू threads will be known as the chromatids, and this portion, these two portion, this one and this one is known as the arm of the chromosome. So depending upon the position of the centromere की पोजीशन पर डिपेंड करते हुए हमारा आर्म लेंथ वेरी करता है। आर्म लेंथ वेरी करता है तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी हमारा वेरी करता है। अब देखते हैं कि देखो, अगर यही नॉट हमारा सेंटर में है तो हमने इस क्रोमोसोम को क्या कहा, ये हमारा सेंटर में है तो हमने इस क्रोमोसोम को कहा क्या, मेटासेंट्रिक। क्या कहा हमने इसको, मेटासेंट्रिक। अब अगर हमारे सेंट्रोमियर का पोजीशन, इस नॉट लाइक स्ट्रक्चर का पोजीशन या सेंट्रोमियर का पोजीशन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या सेंटर से थोड़ा सा नीचे हो जाए तो आर्म लेंथ यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, आर्म लेंथ का ऑलमोस्ट इक्वल साइज है ना। सो ये हो जाएगा हमारा सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। इसके बाद अगर हमारा यही नॉट, अगर हमारा यही सेंट्रोमियर हमारा एकदम कॉर्नर पर चला जाएगा तो एक आर्म बड़ा और एक आर्म छोटा हो गया। दीज आर द टू आर्म्स ऑफ ए क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये उसका लॉन्गर आर्म हो गया, ये उसका शॉर्टर आर्म हो गया। यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है, here the centromere is present. So यहाँ पर ये जो पोजीशन होगी सेंट्रोमियर की, इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली this type of chromosome is known as telocentric, यानी सेंटर से बहुत दूर यानी टेल की तरफ हमारा सेंट्रोमियर मूव कर जाता है, इसीलिए टीलोसेंट्रिक। अब इसके बाद हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर अब ये जो शेप होगा क्रोमोसोम का, दिस इज नोन एज द acrocentric type of the chromosome. So these are the four types of the chromosome. These are the four types of chromosomes. अब क्रोमोसोम्स को हमने क्यों पढ़ा, बिकॉज क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे इस तरह से कुछ बीड लाइक अपीयरेंसेस होती है, कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द जीन्स। ये जीन्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होते हैं हमारे। सो ये जो जीन्स होते हैं ना, ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व करा हो कि आपके कुछ फेशियल फीचर्स जो हैं या आपके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। सो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो फीचर्स हम तक कैसे पास ऑन हुए, यस हमारे पेरेंट्स के थ्रू। अब हमारे पेरेंट्स के थ्रू भी वो कैसे पास हुए, जब क्रोमोसोम्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स में आए। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे क्या थे, जीन्स थे। अब वही जीन्स हमारे कहां से कहां, जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास ऑन होते रहते हैं और कैरेक्टर्स को भी वो पास ऑन करते रहते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम को जरूरत हमें इसलिए पड़ी। अच्छा अभी ये तो समझ में आ गया ना आपको, दीज टू आर द क्रोमेटिड्स एंड दीज टू आर द आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां तक हमारा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के बेसिकली फंक्शंस क्या थे। न्यूक्लियस हमारा डार्क कलर्ड था, डार्कली स्टेन्ड पोर्शन था सेल का। एनिमल सेल्स में ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है, प्लांट सेल्स में ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है। न्यूक्लियस हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं, वहां पर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई करता है। एंड यूकैरियोट्स में हमारा न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। इसके जो बेसिक फंक्शंस है, सबसे पहले क्या करता है ये, इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल जो भी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल हमारा चाहिए होता है, वो सभी हमारा
इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेकेंड, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द सेल। इसके बाद इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल द सेलुलर मटेरियल्स ऑल्सो। इट कंट्रोल्स द regulates the cell cycle. It regulates the cell cycle. Now next जो ये परफॉर्म करता है, that it contains the, yes, very important, that it contains the genetic information. It contains the genetic information that it transmits from generation to generation. So this was all about the न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डिस्कवरी किसने की, कहाँ मिलता है, इसके बाद क्यों ज़रूरी है, क्या करता है, क्या फंक्शंस हैं, ये सभी हमने इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया। बस एक न्यूक्लियस का जो कॉम्पोजिशन होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा ये डार्कली कलर्ड या डार्कली स्टेन्ड क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारा मटेरियल होता है वो सभी हैवी सब्सटेंसेस या हमारा यू कैन से लार्जर मोलिक्यूल्स का या लार्जर बायोमोलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी हमारे लार्जर बायोमोलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी सिंथेसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे और विद इन 1 or 2 days हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेसन। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।